जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो रेडी हो फिर से एक बार एक नए टॉपिक को सीखने के लिए? मैं वरुण अग्रवाल और यह आपका अपना चैनल लर्निंग कैफे। हमने लास्ट लेक्चर्स में मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, ओके, हमने एवरेज एटॉमिक मास, ओके, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, हमने इन सब चीजों को बहुत डिटेल में स्टडी किया ताकि और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस है। एटॉमिक मास को अगर हम एमयू में लिखते हैं और ग्राम में लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट क्या है। अब आप इन सब चीजों को समझने के बाद कि ये सब अलग अलग जो टर्म्स थे, इन सभी टर्म्स को समझते हुए आज एक नया टर्म हम डिस्कस करेंगे और वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से आप आगे अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो उसकी मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मोल को समझना होगा। हालांकि इस टॉपिक के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, आज हम दोबारा से इस टॉपिक को एक नए रेंज में, एक नए पैरामीटर के साथ डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स हैं, हमने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया हो, जितने भी माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, एटम्स ही खुद क्यों ना हो, इवन मॉलिक्यूल्स भी खुद क्यों ना हो, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनकी इंडिविजुअल स्टडी करना बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम ऐसे समझिए कि जितने भी ये जो माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स हैं, अब किसी भी एलिमेंट को आप किसी भी एलिमेंट को पिक कर सकते हो। तो किसी भी एलिमेंट को जब आप पिक करते हो तो पिक करने पर कोई भी जो एलिमेंट है वो इतना छोटा होता है, उसका वजन इतना कम होता है कि उसकी स्टडी करना ना के बराबर है। अब आप सोचो, एक एएमयू में मैंने आपको बताया था, एक एएमयू है जिसका वजन होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। एक एएमयू का वजन है ये। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की समझते हैं, कार्बन जिसका एएमयू कितना होता है 12। अगर एक एएमयू में इतने ग्राम है तो कार्बन 12, मतलब 12वां कार्बन जो में एएमयू में कितने ग्राम होंगे, तो 1.66 × 10⁻⁻24 × 12। ओके, अगर आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी टर्म बहुत छोटा होता है, तो सोचिए इतने छोटे लेवल पे स्टडी करना कितना टिपिकल रहता है। तो इन सभी चीजों को डिस्कस करते हुए हम एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आए जिसे कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जैसे हम केले को डजन में खरीदते हैं। जैसे हमें पता है कि देखो, केलों को दो तरीके से खरीद सकते हो, या तो किलो में या डजन में। बट किलो में केले का नंबर कितना होगा इसे फिक्स नहीं कर सकते, परंतु एक डजन में कितने केले होंगे ये फिक्स कर सकते हैं। जैसे 1 किलो में 3 केले भी हो सकते हैं, 4 केले भी हो सकते हैं, वो केले के साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन एक डजन में कितने केले होंगे वो फिक्स है कि 12 ही होते हैं। तो उसी तरीके से हमने जितने भी जो माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट है, हम सब डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट। जितने भी माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट है बच्चों, उन माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट को स्टडी करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं मोल। ओके, मोल एक्चुअल में होता क्या है, ये एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट टू स्टडी ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स। जितने भी माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए एक इसकी एसआई यूनिट है। ओके, सो देखिए बेटा, मोल को सिंपल समझना है तो मोल को सिंपल समझने के लिए समझिए कि जो हमारा एक मोल होता है, मतलब कोई भी आप किसी भी एक मोल को पकड़ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक मोल एंटिटी। अब ये एंटिटी कुछ भी हो सकती है, मतलब कुछ भी, ये एंटिटी कुछ भी हो सकती है। ये एक एंटिटी एक एटम भी हो सकती है, ओके, ये मॉलिक्यूल भी हो सकती है, ओके, ये आयन भी हो सकती है, ओके, ये एक प्रोटॉन भी हो सकती है, ओके, ये न्यूट्रॉन भी हो सकती है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है,
ओके, ये कंपाउंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर आप एक मोल एंटिटी की बात कर रहे हो तो एक मोल एंटिटी में जो नंबर होते हैं 6.023 इंटू 10⁻² की पावर 23, ये नंबर हमेशा है हमेशा फिक्स है, ये नंबर चेंज नहीं हो सकते। तो एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है, दैट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड, आयन, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, दैट नंबर आर फिक्स्ड एंड फिक्स ओनली। ये नंबर चेंज नहीं होते, बस इतना ध्यान रखना, ये नंबर कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये एंटिटी फिक्स है, ये जो एंटिटी है ना, ये एंटिटी फिक्स है। सो अब क्या फायदा होता है, अब हमें क्या करना है, जैसे एग्जांपल अब हमें एक एटम की स्टडी नहीं करनी भाई, हम कहते हैं हमें एक मोल कार्बन की स्टडी करनी है, तो एक मोल कार्बन मतलब हम इतने इस कार्बन की स्टडी करने जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली अब सोचो कि जब इतने की आप स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब मास इंक्रीज हो जाएगा तो स्टडी करना आसान हो जाता है, राइट। तो देखिए एक मोल कुछ भी हो, वो एटम हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, कंपाउंड है, ये नंबर फिक्स कर दिया भाई साहब, ये नंबर फिक्स कर दो। अब इस नंबर में आप कुछ भी स्टडी कर लो, एक मोल स्टडी कर रहे हो तो ये होगा, ओके। तो मोल का मोल को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे एक बेसिक तरीका होता है कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर कह सकते हो मोलर मास, ठीक है। देखिए जैसे हम कैसे भी स्टडी कर ली, जैसे यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं, जैसे कि गिवन मास किसमें आपका नो डाउट ग्राम में गिवन होगा, ये भी किसमें गिवन होगा, ये भी नो डाउट ग्राम में गिवन होगा। अगर आप ग्राम से ग्राम कट कर दें तो जो आपको मोल मिलेगा वो मोल मिलेगा आपको यूनिटलेस, ये आपको यूनिटलेस मोल मिलेगा। मतलब आपको मास गिवन होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय जिस भी कंपाउंड का आप मास कैलकुलेट करना चाहते हो, देखो ये कुछ भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, आयन का भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप उसको यहां से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके आपको मोल मिल जाएगा, ठीक है। यहां से आपको डिवाइड करके मोल मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक बेसिक सा डिस्कशन करता हूँ मोल को समझने के लिए। और तो ध्यान रखना, मोल की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि आप ग्राम और ग्राम को डिवाइड करेंगे तो आपकी यूनिट तो वैसे भी लेस हो जाएगी, मतलब कोई यूनिट नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे अगर एक हाउ मेनी मोल्स आर इन 18 ग्राम ऑफ S2, हमें पता है कि हमारा 18 ग्राम, ये जो है ना, ये जो इसका आंसर है, इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गिवन मास कितना है 18 ग्राम, मतलब गिवन मास 18 ग्राम है, ओके। ये कह रहा है कि S2 क्या है, एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड का मास कितना है आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 18 ही आएगा। आपको पता है हाइड्रोजन के तो ऑक्सीजन के 16, इसलिए मैंने सारा पहले आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आपको सारी मैंने सीरीज समझाई थी कि कैसे हम किसी का एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मोल कितना हो गया 18 ग्राम, जो कि जो गिवन है, डिवाइडेड बाय टोटल ग्राम, तो ये हो गया टोटल। तो आपका एक मोल आ गया। इसका मतलब ऐसे समझिए कि ये 18 ग्राम H2O में 18 ग्राम H2O में एक मोल होता है। तो इसका मतलब ये जो 18 ग्राम है, ये जो 18 ग्राम H2O हैज 1 मोल, और 1 मोल का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻² की पावर 23 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। मतलब ये 18 ग्राम H2O में एक मोल है, तो मतलब इतने H2O की बात कर रहा है। अब मैं कुछ भी वैल्यू चेंज कर सकते हो, जैसे एग्जांपल आप एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम 18 ग्राम है, अब 18 ग्राम की जगह आप जैसे फॉर एन एग्जांपल हाउ मेनी मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O, बस निकल जाएगा। आपको पता है कि 36 ग्राम क्या है, वो गिवन है, ओके। इसका मास कितना होता है 18 ग्राम, ये है उसका मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो, या फिर उसका कंपाउंड का मास भी कह सकते हो। ग्राम से ग्राम कट गया, 2 आ गया, तो मोल कितना आ गया 2 मोल आ गया, ओके। इसका मतलब है कि ये 18 ग्राम 30 ग्राम 6H2O में 2 मोल है। 2 मोल मतलब इसमें इतने नंबर ऑफ H2O है,
मतलब 36 ग्राम H2O में इतने नंबर ऑफ H2O प्रेजेंट है। तो लाइकवाइज आप ऐसे आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत आसान होता है कि आप किसी भी चीज का मोल कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। तो इसका मतलब अब हम थोड़ा सा और आगे हम नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ देख रहे हैं ग्राम में आता है, क्योंकि जब अगर ग्राम में स्टडी कर रहे हो ना तो समझ रहे हो मोल को लेकर स्टडी कर रहे हो, किसी सिंगल एटम को लेकर स्टडी नहीं कर रहे हैं आप। ओके चलिए अगला पॉइंट। देखिए जितने भी आपके जो भी हमने डिस्कशन किया वो सब मोल को निकालने का तरीका था कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके उसके मोल को आप आसानी से कैलकुलेट। क्यों मोल की स्टडी जरूरी है? क्योंकि बेटा एक सिंगल एटम को की स्टडी करना ग्राम में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटा और माइनर होता है, इसके स्टडी करने में बहुत डिफिकल्ट होती है। इसलिए हमने एक वैल्यू दे दी, भाई इतनी स्टडी एक साथ कर दो, ताकि वैल्यू क्या होती है, सही हो जाती है। एक मैक्रोस्कोपिक वैल्यू सामने आती है तो स्टडी करना आसान होती है। दैट्स व्हाई हम मोल की वैल्यू मोल कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल एक मोल अगर आपके सामने स्टडी करना है, अगर हम कहते हैं कि एक मोल है तो एक मोल मतलब अगर एक मोल हम स्टडी करते हैं तो एक मोल क्या क्या हो सकता है बच्चों? देखो अगर एक मोल आपसे कोई कह रहा है तो एक मोल का मतलब है कि देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, ग्राम, मतलब गिवन वेट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर उसका एक मोल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन मास है ये ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, तो ये किसके इक्वल हुआ, उसके मॉलिक्यूलर मास के, तो वो भी ग्राम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई गिवन मास जो होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। मतलब H2O का 18 ग्राम है, एग्जांपल के लिए हमने देखा, अगर H2 हम किसी का भी एग्जांपल ले लो, चलो क्या होगा H2O को यूज करते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अमोनिया ले लीजिए, अमोनिया को स्टडी कर लीजिए। अमोनिया कितना होता है, इसका होता है 14 + 3 17। अगर आप 17 ग्राम अगर उसका एक मोल है तो ये भी सब इसका मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो उसके गिवन मास के इक्वल ही होगा, क्योंकि अगर एक मोल रखेंगे तो इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर एक मोल है वो एक मोल उसके ग्राम, एक मोल है तो वो एक मोल एक्चुअल में रिप्रेजेंट किसको करता है, एक मोल रिप्रेजेंट करता है उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा ये इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, मतलब एक मोल जो है उसके एक मोल उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता है और उसके एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक मोल इक्वल टू हो गया 6.023 × 10⁻² की पावर 23 एंटिटी। वो कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया। तो मतलब ऐसा समझो कि एक मोल रिप्रेजेंट करता है उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास को और एक मोल रिप्रेजेंट करता है उसके एवोगैड्रो नंबर को, ठीक है। ये तो बेसिक से हमने पॉइंट था जो समझ रहा था। और एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ग्राम मतलब उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर क्योंकि जो भी गिवन मास गिवन होगा वो उसके इक्वल होगा, कि गिवन ग्राम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता है एक मोल और इसके एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ये तो बहुत बेसिक सा था और शायद इन चीजों का आइडिया आपको है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम गैसेस के केसेस में आते हैं। गैसेस के केसेस में कई बार क्या होता है कि गैसेस के केस में हमें स्टडी थोड़ी सी अलग तरीके से करनी होती है। तो हमने देखा कि एक मोल रिप्रेजेंट करता है, वापस हम समझते हैं इस चीज को कि एक मोल जो रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, वो कर रहा था आपके ग्राम मोलर मास कह सकते हो या उसके मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर सकते हो, साथ में उसके एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता। एक चीज और जो मैं गैस के बारे में बताने वाला था, एक मोल उस किसी भी गैस के जो गैस है उसके 22.4 लीटर वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब जो एक मोल है उसके 22.4 वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके एवोगैड्रो नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ग्राम मोल और इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे समझो, ये समझने का पॉइंट है
इस केस में क्या होता है, देखिए हमें गैस की इक्वेशन में आपको बताया था पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। ओके, अगर हम एसटीपी लें, मतलब एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब यहां पर टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और हमें बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस में मैंने आपको बताया था ना टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आ गया 273 केल्विन। प्रेशर कितना हो गया 1 atm, राइट। अगर आप टेम्परेचर, मतलब आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, ये हो गया मतलब 273 केल्विन। आर होता है गैस कांस्टेंट जो फिक्स है, एम किसी भी गैस के जितने भी मोल आ रहे हैं, किसी भी गैस की आप स्टडी कर रहे हो उसके कितने मोल है, पी आप 1 atm रख दीजिए। तो अगर आप सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो V इक्वल टू आता है 22.4 लीटर, जो 22.4 लीटर जो एक गैस के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब याद रखना, एक फॉर्मूला और होता है गैसेस से रिलेटेड जो मोल निकालने का होता है, मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ गैस के लिए है, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम होता है तो हमें वो हम इस बेसिक इक्वेशन से निकालते हैं तो हमें वॉल्यूम मिलता है। तो हम पूरा ओवरऑल समझे तो हमने मोल के दो फॉर्मूले आप देख सकते हो। मोल के दो फॉर्मूले क्या होते हैं, तो मोल के तो दो फॉर्मूले हो गए। तो देखो, एक पहली चीज हो आपके वो तीन चीज रिप्रेजेंट कर रहा था, एक मोल मास, उसके ग्राम मोलर मास या मोलिकुलर मास को, एवोगैड्रो नंबर को, और उसके 22.4 किसी भी गैस के 22.4 लीटर वॉल्यूम को। तो ध्यान रखना, मोल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, एक तो ये हो गया एक मोल की डेफिनेशन, एक ये मोल का फॉर्मूला होता है। और दूसरा मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, और ये हो गया एक मोल का फॉर्मूला। दैट आर द वेज जिसके थ्रू आप किसी के भी मोल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने बहुत बेसिक सा फॉर्मूला डिस्कस किया, आज हमने कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं किया, कोई नया टॉपिक हमने आज डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो हमने बहुत बेसिक चीजें डिस्कस की हैं। सो अब हम आने वाले टाइम पे अगले लेक्चर्स में हम मोल के कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, पूरे बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम मोल का एक पूरा डाउट सेशन लेंगे जिसमें मोल के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब तक के लिए लेक्चर को अच्छे से देखिए, कुछ अगर अभी आपको इस समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कुछ प्रीवियस लेक्चर्स देखिए जिसमें हमने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से बहुत बारीकी से क्लियर किया है। ओके, एंड जब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय श्री कृष्ण।